मैं आशीष कुमार। हिस्ट्री के इस नए क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में इमरजेंस ऑफ मगध की बात करी थी और फिर हमने ये बात किया था कि मगध के ही तरह एक अवंती महाजनपद भी था। बाद में अवंती महाजनपद का भी एनेक्सेशन मगध में हो गया तो मगध सबसे पावरफुल महाजनपद हुआ। और फिर हमने ये देखा था कि मगध में जो रूलर थे उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव था कि बाय हुक और क्रुक अपने एरिया का एक्सपेंशन करना है। तो वो जितने भी रूलर थे वो पॉलिटिकल उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव रहता था एरिया एक्सपेंशन। मगध में जो सबसे पहली डायनेस्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हर्यंक डायनेस्टी थी, जिसमें बिंबिसार फाउंडर की बात किया था और अजातशत्रु नेक्स्ट रूलर की बात किया था। और अजातशत्रु के विषय में जब हम लोग डिस्कस किए थे कि अजातशत्रु के समय में डिफरेंट रिलीजन एंड द सेक्ट थे। जब हम आपसे ये क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिलीजन एंड द सेक्ट, तो रिलीजन कोई एक बड़ा लोगों का ग्रुप होता है और उसी रिलीजन से निकल करके कोई एक नई विचारधारा इमर्ज करती है, तो दैट इज कॉल्ड द सेक्ट, संप्रदाय। तो उस समय काफी नए रिलीजन और सेक्ट चल रहे थे। तो अजातशत्रु के समक्ष ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि वह कौन से रिलीजन को अडॉप्ट करे या कौन से सेक्ट को अडॉप्ट करे। तो अजातशत्रु की मुलाकात जब जीवक से हुई तो जीवक के कहने पर अजातशत्रु ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। एंड इसका क्या एविडेंस है कि अजातशत्रु वाज द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म? तो अजातशत्रु के समय में ही महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी और महात्मा बुद्ध के डेथ के समय में उसने फर्स्ट बौद्ध काउंसिल ऑर्गेनाइज कराया था। अगर कोई रूलर बुद्धिज्म को फॉलो अप करने वाला है तभी वो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल ऑर्गेनाइज कराएगा। अजातशत्रु का मर्डर उसी के बेटे उदयन ने कर दिया। जिस तरीके से बिंबिसार का मर्डर उसके बेटे अजातशत्रु ने किया था, उसी तरीके से अजातशत्रु का मर्डर उसके बेटे उदयन ने कर दिया। जब हम लोग उदयन के मेन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में, तो एक चीज समझ लीजिएगा कि उदयन से मिलता जुलता ही एक नाम आता है उदयन। तो ये जो उदयन था, ये उदयन और उदयन दोनों लगभग एक दूसरे के मिलते जुलते नाम हैं। बट उदयन, ध्यान रखना, ये वत्स महाजनपद का रूलर था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशांबी थी। जब ये उदयन जो था, उदयन के मेन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उदयन ने गंगा, गंडक और सोन, इन तीन रिवर के बैंक पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाटलिपुत्र? तो पहला ऑप्शन हमेशा एग्जाम में पहला ऑप्शन उदयन देता है और दूसरा ऑप्शन उदयन रहता है, बाकी दो और ऑप्शन रहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि पटना किसने एस्टेब्लिश किया था? उदयन ने। जब हम उदयन के रिलीजन की बात करते हैं तो उदयन जो था वह कौन से रिलीजन को फॉलो अप करता था? तो वह जैनिज्म को मानता था। तो उदयन जो था वह किस धर्म को मानना है? वह जैनिज्म को मानना। अब जब उदयन रूलर हुआ तो उदयन के तीन बेटे थे। जरा देखो, इनके बेटों की बात कर रहे हैं। फर्स्ट अनिरुद्ध, सेकंड मुंडक और थर्ड नागदशक। एंड जब हम ये बात करते हैं कि उदयन के बाद कौन रूलर हुआ, तो अब ये बात आती है कि अब इसको देखना पड़ेगा पुराण में किसका नाम आता है। तो इसी नागदशक के लिए पुराण में एक नाम आता है जिसको कहते हैं दर्शक। तो दर्शक के नाम से, तो नागदशक को क्या नाम देते हैं? दर्शक नाम देते हैं। तो ये नाम पुराण में है। दूसरा, जब हम इसके हिस्टोरिकल एविडेंस की बात करते हैं तो इससे बड़ा हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं होगा क्योंकि पुराण में इसके नाम है। दूसरा, जब हम लोग इसके एक एविडेंस की और बात करते हैं तो एक राइटर था जिसका नाम था भास। ही वॉज द प्ले राइटर, नाट्य लेखक थे ये भास। इनकी कई नाटकें हैं जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाटक है जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्त। इस स्वप्न वासव दत्त में भी इस नागदशक का नाम मेंशन है। नागदशक
वॉज अ वेरी वीक रूलर। तो जब नाग दशक रूलर था तो मगध की जो जनता थी, मगध की जनता के दिमाग में एक बात आई कि ये जो रूलर है हर्यंक डायनेस्टी के, इस समय काफी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। एक रूलर का जो बेटा है वो रूलर का मर्डर कर दे रहा है। तो ऐसे स्थिति में मगध की जो जनता थी वह काफी परेशान थी और उसने ऐसी स्थिति में एक ऐसे बालक को रूलर अपॉइंट किया जिसके विषय में यह कहा जाता है कि जब वो छोटा था, शिशु था, तो एक नाग ने उसकी रक्षा करी थी, इसलिए उसका नाम हुआ शिशुनाग। तो ये जो शिशुनाग था, इसी शिशुनाग ने एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की और जिसका नाम हुआ शिशुनाग वंश। ये जो शिशुनाग था, इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। अब शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाई। तो जब वैशाली की बात करते हैं तो वैशाली हमने बता चुका है कि वैशाली कौन सा प्लेस है। तो बिहार में मुजफ्फरपुर के पास की एक बसाड़ जगह है जहां पर वैशाली है। शिशुनाग के जब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यह ध्यान रखना कि मगध में बिंबिसार के बाद से जितने रूलर हुए, इन लोगों ने लगातार यह एफर्ट किया कि वो अवंती एरिया का एनेक्सेशन कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव उनका क्या है, वो इंपीरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव है, एरिया एक्सपेंशन उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो वह अवंती के लिए लगातार उन रूलर्स का एक्सपेडिशन होता रहा, लेकिन कोई रूलर ने इसमें सक्सेस नहीं गेन किया। तो अवंती एरिया का एनेक्सेशन किस रूलर ने किया, तो वह शिशुनाग ने किया। तो शिशुनाग ने मगध में अवंती क्षेत्र का एनेक्सेशन किया। एंड अवंती आजकल किस नाम से जानी जाती है, तो यह अवंती आजकल उज्जैन के नाम से जानी जाती है। गुप्ता डायनेस्टी में उज्जैन भी कैपिटल रही है, तो यह ध्यान रखिएगा, उज्जैन का भी इंपॉर्टेंस है और यहीं के कालिदास भी थे। तो शिशुनाग ने अवंती एरिया का एनेक्सेशन किया एंड ही वाज द फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म। अब शिशुनाग डायनेस्टी में शिशुनाग के बाद के रूलर की जब हम लोग बात करते हैं तो वह नाम आता है कालाशोक। अब जरा देखिए, जब कालाशोक रूलर हुआ तो अब फिर जरा ध्यान देना अजातशत्रु के समय की बात। यहां पर अजातशत्रु के समय में जब अजातशत्रु महात्मा बुद्ध की डेथ हुई कुशीनगर में, जिसको कि महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो डेथ के समय में ही एक काशी का ट्रेडर था यश, जिसने सबसे पहले यह क्वेश्चन एराइज किया था कि महात्मा बुद्ध की आइडियोलॉजी एंड द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द बौद्ध संघ रिगार्डिंग बौद्ध मंक एंड द नन, उसमें चेंजिंग होनी चाहिए। तो उनके महात्मा बुद्ध के दो प्रमुख डिसाइपल थे, आनंद एंड उपाली। इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से फर्स्ट बौद्ध काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी। अब क्या हुआ, अब जब कालाशोक रूलर हुआ तो कालाशोक के समय में भी अब दो जगह के बौद्ध भिक्षु हो गए, पहला वैशाली के और दूसरा अवंती के। यानी ये दोनों जो था वो जितना, ये ध्यान रखना, वैशाली और अवंती ये बुद्धिज्म के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर है, उतना ही जैनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट सेंटर है। तो वैशाली और अवंती, अब आफ्टर द फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, आफ्टर द 100 years ऑफ द फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, ये ईयर यानी 483 बीसी में अगर फर्स्ट बौद्ध काउंसिल, और मैं ये कह रहा हूं कि इसके 100 years के बाद यानी कि 383 बीसी, बीसी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना कि बीसी पीछे से चलता है। तो 483 के 100 years के बाद क्या होगा, 383 बीसी। तो ये 383 बीसी में वैशाली के जो बौद्ध मंक थे, उन्होंने ये दोबारा से ये क्वेश्चन एराइज किया कि महात्मा बुद्ध की आइडियोलॉजी एंड द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द बौद्ध संघ, इसमें दोबारा से चेंजिंग होने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए थे वो उसके काफी समय बीत गए, 100 वर्ष बीत गए हैं, अब ऐसी स्थिति में चेंजिंग की जरूरत है। अवंती वाले ने कहा नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए जब किसी भी एसोसिएशन में अगर कोई कंट्रोवर्सी आती है तो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की जरूरत होती है। सो आफ्टर द 100 years ऑफ द फर्स्ट बौद्ध काउंसिल,
दैट मीन्स 383 बीसी में सेकंड बौद्ध काउंसिल ऑर्गेनाइज करने की जरूरत हुई। ईयर 383 बीसी रूलर कालाशोक, प्लेस वैशाली। वैशाली का कौन सा प्लेस? तो वैशाली का बालूकाराम विहार, वैशाली के बालूकाराम विहार। And who was the president of the second Bauddha council? The president of the second Bauddha council, Sabak Mir. And Sabak Mir is also known as सर्वकामनी। और इसी के समय में सेकंड बौद्ध काउंसिल हुई। मेटेरियलाइज नहीं हो पाया कंट्रोवर्सी, मेटेरियलाइज नहीं हो पाई डिस्प्यूट, मेटेरियलाइज नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में वैशाली के जो बौद्ध मंथ थे और अवंती के बौद्ध मंथ थे, वो दो अलग अलग पार्ट में डिवीजन हो गए। दैट मीन्स कि बुद्धिज्म का पहली बार जो डिवीजन हमको देखने को मिलता है, जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं और गलत कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग बुद्धिज्म के डिवीजन की बात करते हैं तो वह हीनयान और महायान कहते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये गलत है। हीनयान और महायान इन्हीं डिवीजन का रीनेम था जो कि कनिष्क के समय में फोर्थ बौद्ध काउंसिल में हुआ था। तो सेकंड बौद्ध काउंसिल में बुद्धिज्म का दो पार्ट में डिवीजन हुआ। जो वैशाली के बौद्ध भिक्षु थे उनको कहा गया महासांघिक, और अवंती के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें कहा गया अस्थविर। तो ये अस्थविर हुए, इनको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं अस्थविर। और ये महासांघिक हुए, इसको भी हिंदी में लिख दे रहा हूं। मतलब ये महासांघिक जो थे ये चेंजर्स ग्रुप को फॉलो करते थे, ये जो थे वो नो चेंजर्स थे। और जब फोर्थ बौद्ध काउंसिल की बात होती है तो यही अस्थविर जो था वह हीनयान हो गया था, और यही जो महासांघिक था वो महायान हो गए। तो ये आपके कालाशोक के समय की बात है और ये सेकंड बौद्ध काउंसिल की बात है। तो कालाशोक के समय में सेकंड बौद्ध काउंसिल हुआ था। जब कालाशोक रूलर था तो उसके बाद का एक रूलर आया जिसका नाम था नंदीवर्धन। कालाशोक के बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो नंदीवर्धन थे। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उज्जैन अवंती को कहते थे, वैशाली और क्या क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया। अब जब नंदीवर्धन रूलर था नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन के ही एक अधिकारी थे। उस समय अधिकारी को अमात्य कहते थे। प्राचीन भारतीय इतिहास में अधिकारी को अमात्य कहते थे, वो ब्यूरोक्रेट्स होते थे। तो नंदीवर्धन का एक अधिकारी था जिसका नाम था महानंदिन। उसने नंदीवर्धन का मर्डर कर दिया और यही महानंदिन था जिसने एक नए वंश की स्थापना की। दिस इज नोन एज द नंद वंश, नंदा डायनेस्टी। अब ये नंदा डायनेस्टी के जब हम लोग फाउंडर की बात करते हैं तो वह महानंदिन था। बट नंदा डायनेस्टी के जब हम लोग नंदा डायनेस्टी के फर्स्ट हिस्टोरिकल रूलर की बात करते हैं, प्रथम ऐतिहासिक शासक की बात करते हैं, तो वह नाम आता है महापद्मनंद। तो महापद्मनंद जो थे वो कौन थे? तो वह नंदा वंश, नंदा डायनेस्टी के फर्स्ट रियल फाउंडर एंड द फर्स्ट हिस्टोरिकल रूलर थे, क्योंकि महापद्मनंद के नाम जो होते हैं वह पुराणों में आते हैं। जब महापद्मनंद के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यह ध्यान रखना कि महापद्मनंद जो था, इसके टाइटल की पहले बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया था कि एक राट एक टर्म्स आया था लेटर वैदिक कल्चर में, और मैंने वहीं पर बताया था कि एकमात्र रूलर प्राचीन भारतीय इतिहास का जिसने कि एक राट की टाइटल लिया था वो कौन था? तो वो ध्यान रखना, उस समय बताया था, मैं फिर आज बता दे रहा हूं। एक राट उसको कहते थे जो चारों दिशाओं को कॉन्क्वायर कर लेता था, और वो रूलर कौन था? महापद्मनंद। तो महापद्मनंद क्या टाइटल ली थी? एक राट की टाइटल ली थी। दूसरा
परम भार्गव की टाइटल लिया था, और तीसरा इसने सर्व छत्रांतक की टाइटल ली थी। तो ये इसके 3 टाइटल थे, एक राट, परम भार्गव एंड सर्व छत्रांतक। यही महापद्म नंद का, महापद्म नंद के कोर्ट में पाणिनि रहते थे। जब हम लोग पाणिनि की बात करेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास में 3 मुनि का नाम आता है, और इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मुनि त्रय। क्या नाम आता है? मुनि त्रय। मुनि और ये त्रय, त्रय का मतलब होता है 3। जब हम लोग मुनि त्रय की बात करते हैं तो इसमें नाम आता है, पहला नाम आता है पाणिनि, दूसरा नाम आता है पतंजलि, और तीसरा नाम आता है कात्यायन। और यही पाणिनि थे जिन्होंने कि नंदा महापद्म नंद के कोर्ट में थे, और यही पाणिनि ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अष्टाध्यायी। और यही अष्टाध्यायी जो था, ये फर्स्ट संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड टेक्स्ट है। संस्कृत ग्रामर से संबंधित पहला जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वह अष्टाध्यायी है। और इसी अष्टाध्यायी के ऊपर पतंजलि ने कौन सी बुक लिखी थी? इस पर कमेंट्री लिखी है जिसका नाम है महाभाष्य। और कात्यायन ने कौन सी बुक लिखी थी? जिसका नाम है वार्तिक। इसी वार्तिक में किसी भी शब्द की उत्पत्ति से रिलेटेड बात की गई है, तो वो कौन सा है? वार्तिक है, कात्यायन ने लिखी। महापद्म नंद जो रूलर था, ये अब देखिए मैं क्वेश्चन वाइज आपसे डिस्कस करता हूं। जब आपसे यह पूछा जाएगा कि हु वाज द फर्स्ट रूलर जिसने कि कलिंग पर एक्सपेडिशन किया, तो आपके दिमाग में यह ना आवे कि अशोक वाज द फर्स्ट रूलर हु कॉन्क्वेयर द कलिंग। यह गलत होगा आंसर। पहला रूलर जिसने कि कलिंग पर एक्सपेडिशन किया था वह महापद्म नंद था। जब आप लोग कलिंग की बात करते हो तो कलिंग कौन सा प्लेस है? तो कलिंग कहते हैं उड़ीसा। अब इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, जरा इसको समझ लीजिए। ये कलिंग जो था या उड़ीसा, ये यहां पर एक रूलर था खारवेल। खारवेल का एक बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन है। वो इंस्क्रिप्शन हाथी गुम्फा में है। इंस्क्रिप्शन कहते हैं अभिलेख को। वो कोई भी ऐसा रिटन एडिक्ट जो कि हार्ड कोर पे लिखा रहता है, हार्ड सरफेस पे लिखा रहता है, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। तो हाथी गुम्फा में खारवेल का एक अभिलेख है, और उस अभिलेख पर सबसे पहले जो टर्म्स मेंशन है वह टर्म्स है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष जो वर्ड है वह सबसे पहली बार किस इंस्क्रिप्शन पर मेंशन है? तो वह हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पर। तो कलिंग का रूलर खारवेल, जिसका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, और इस पर भारतवर्ष लिखा हुआ है। ये जो कलिंग है, इसी कलिंग के 2 पार्ट हैं, नॉर्थ कलिंग एंड साउथ कलिंग। नॉर्थ कलिंग कहते हैं धौली को, और साउथ कलिंग कहते हैं जौहगढ़ को। ये जो धौली प्लेस है, इसी पर महापद्म नंद ने सबसे पहले इन्वेजन किया था। और यहां से ये ध्यान रखना, इसी जगह से इसने जिन का इमेज अपने मगध में ले लिया। जिन किसको कहते हैं? जिन कहते हैं विनर को, जिन कहते हैं विजेता को। यानी वो व्यक्ति जो अपने मन और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको जिन कहते हैं। और इसी से एक नया रिलीजन निकल करके आया था, वह जैनिज्म। तो आप मेरे माय डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि अगर कोई रूलर जैनिज्म को फॉलो करेगा, तभी वह किसी जिन के या जैनी के इमेज को अपने यहां लेके जाएगा। और यह भी ध्यान रखना कि अगर इस धौली के रूलर, धौली का जो रूलर है, उसने अपने जिन के इमेज को अपने यहां रखा है, यानी कि यह भी जो रूलर था वह भी जैनिज्म को मानता था। तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में पहला ऐसा रूलर जिसके की कंप्लीट जो रूलर थे, पहली डायनेस्टी जिसके कंप्लीट जो रूलर थे वो जैनिज्म को मानते थे, तो वो कौन था? वह नंदा डायनेस्टी। और यही महापद्म नंद ने धौली से जिन के इमेज को ले गया। पहली। दूसरी बात, इसने यहीं से एक कैनाल निकलवाई। इस कैनाल का नाम था तंसुली कैनाल, और यह तंसुली कैनाल को कहां तक ले गया? मगध तक ले गया। तो उड़ीसा से मगध तक ले गया था तंसुली कैनाल। कौन? महापद्म। अब उड़ीसा कहां और मगध कहां, यह जरा ध्यान रखिएगा।
अब तो ये ध्यान रखना, ये मुनित्रय की बात हुई थी और ये हमने पाणिनि के विषय में बताया। अब ये महापद्मनंद के 8 बेटे थे, ये ध्यान रखना। और ये महापद्मनंद को नापित पुत्र कहते हैं क्योंकि इसकी मदर जो थी वो शूद्रा थी। खैर, अब महापद्मनंद के बाद का जो रूलर हुआ वो था घनानंद। अब जरा देखिए, ये घनानंद रूलर हुए थे। घनानंद जब रूलर थे तो इनके, ये ध्यान रखना कि घनानंद जो रूलर था, इनके समय में मगध की जनता काफी परेशान थी। इन्होंने हैवी टैक्स इंपोज कर रखे थे। इसी के कोर्ट में वर्ष और उपवर्ष 2 ग्रेट स्कॉलर थे। घनानंद के समय में ही स्थलभद्र भी थे और घनानंद ने, कहा यह जाता है कि उसने एक बहुत बड़े यज्ञ को ऑर्गेनाइज किया था और उस यज्ञ में उसने समकालीन बहुत से पंडितों को, पुरोहितों को अपने यहां आमंत्रित किया, जिसमें उसने एक पुरोहित को अपॉइंट किया था जिसका नाम था कौटिल्य। ये कौटिल्य को बुलाया और ये जो कौटिल्य थे, इनको जो दर्जा मिलना चाहिए था, जो स्टेटस मिलना चाहिए था, वो यहां नहीं मिला। तो कौटिल्य काफी अपमानित हुए और इन्होंने इसी समय प्रण कर लिया था कि हम मगध की जनता को घनानंद के अत्याचारों से मुक्त कराएंगे। और इसी प्रण को पूरा करने के लिए, ध्यान रखना, उन्होंने एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी जिसको हम लोग बाद में जाकर के मौर्यन डायनेस्टी कहते हैं। तो यह कौटिल्य, और कौटिल्य को ही हम लोग चाणक्य भी कहते हैं, इतिहास में चाणक्य के नाम से भी फेमस है। और इनका जो रियल नेम है वह विष्णुगुप्त है। तो रियल नेम विष्णुगुप्त। चाणक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके फादर का नाम था चाण, इसलिए इनको चाणक्य कहते हैं। फादर का नाम क्या था? चाण था। और इनको कौटिल्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुटिल राजनीतिज्ञ थे। और कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त इनका रियल नेम, ये इनके फादर का नाम जिसकी वजह से चाणक्य, कुटिल राजनीतिक इसलिए वजह से कौटिल्य। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तक्षशिला पूरे विश्व में पहला यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमने बताया था कि फर्स्ट जो सिस्टमेटिक यूनिवर्सिटी होगी वो नालंदा यूनिवर्सिटी होगी और यहीं से इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त थे, इन्होंने जो मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश की। और मौर्यन डायनेस्टी के स्टैब्लिश होने के कौन से रीजन थे, उन्होंने रूलर की खोज कहां से करी, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक मेरा जो प्रश्न है जिसको कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन होम रूल सोसाइटी? इंडियन होम रूल सोसाइटी का फाउंडर कौन है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। खूब स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़िए, खूब पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।